बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से भी देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम राज्य, सबसे अहम सूबा, और यहां के मौसम की बात करेंगे। और जब मैं मौसम की बात कह रहा हूं तो मौसम से मेरा मतलब यह नहीं कि मैं तापमान बताने वाला हूं या वहां की उमस का जिक्र करूंगा या जो बरसात हो रही है। सियासी पारा, सामाजिक पारा, राजनीतिक पारा इस राज्य का क्या संकेत और संदेश दे रहा है। और यह एक ऐसा राज्य है जहां से, खास अगर हम बीजेपी की बात करें, सत्ताधारी बीजेपी, केंद्र में एनडीए सरकार की अगुवाई करने वाली बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी जो है, सत्ता पर आसीन दरअसल बीजेपी ही है। और बीजेपी के दो सबसे करिश्माई नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों इसी सूबे से जुड़े हुए हैं। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सूबे की कमान तो योगी आदित्यनाथ के हाथों में है ही। लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उस उत्तर प्रदेश में जो एक लेबोरेटरी भी बना, मंडल कमंडल को सहेजा गया, साथ लिया गया, बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की, कानून व्यवस्था का डंका भी बजाया, और हिंदुत्व इस्तेमाल कैसे किया जाता है कार्ड, 2013 के बाद उसको भी बीजेपी ने एक अमली जामा पहनाया, और सब कुछ बल्ले बल्ले होती चल रही थी। 2014 में 72-73 सीटें, 2019 में 62 सीटें बीजेपी की 80 में से, 2017 में सत्ता हथियाली, समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया लगातार। पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय दल सत्ता पर काबिज थे उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने उसको रोक दिया। और 2022 में फिर रिपीट परफॉर्मेंस भी हुई। तो राजनीतिक पहलू पर तो आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब 2 जुलाई को 121 लोगों की मौत हुई। मैं इसे हत्याकांड और नरसंहार कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से यह बात मैं लगातार दोहराता आ रहा हूं। अब ये भोले बाबा नाम का सूरजपाल, इसे जो अभयदान दिया जा रहा है, आयोजक उसका सेवादार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, वो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई। इस सूरजपाल को क्लीन चिट दी जा रही है। तो सूरजपाल को क्लीन चिट देकर क्या सरकार, और सरकार के इशारे पर ही ये काम होते हैं, इसमें ज्यादा लार लपेट के बिना मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। ये सरकार ने इशारा किया ना, तो ही नाम नहीं है सूरजपाल का। तो सूरजपाल को अभयदान देकर दरअसल सनातन धर्म का सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है। और फिर मौसम की भी बात कर लें तो 12 जिलों में 633 गांव, सिर्फ 633 गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें जो प्रमुख जिले हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर और कुशीनगर। अब योगी आदित्यनाथ हवाई दौरा कर रहे हैं, लेकिन पोल खुल रही है व्यवस्था की। और पोल तो दरअसल सबसे बड़ी जो खुली वो अयोध्या नगरी में। अभी 22 जनवरी को ही रामलला विराजमान किए गए थे, सही मायने में कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहां सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं, और जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसकी तो दीवार ही ढह गई। जैसे T1 पर यहां पर
वो पवेलियन ही ढह गया था, ऐसे वहां दीवार ढह गई, और ये तो अभी बनी थी। फैजाबाद की सीट तो हार ही गई बीजेपी, लेकिन उसके बाद जो ये और चीजें आ रही हैं, ये क्या इशारा कर रही हैं? 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, बस इससे काम हो जाता है क्या? या जल्दबाजी में बस सजा दिया गया अयोध्या नगरी को, और अब अंदर खाने जो कमियां रह गई वो सामने आ रही हैं क्या? इसके अलावा 6,09,000 शिक्षक हैं, शिक्षक मित्र भी हैं। अब उनका बायोमेट्रिक यानी कि अटेंडेंस का एक सिस्टम कि आएंगे, बायोमेट्रिक्स अपना कराएंगे, 7:45 से 8 बजे होना था। शिक्षक आंदोलित हो गए। अब वैसे सरकार को यह काम जो किया है ठीक किया है, मेरा अपना मत है, निजी मत मैं यहां पर जाहिर कर रहा हूं। वो 8:30 कर दिया गया। जी 2G का सिस्टम है, वो तो बहुत देर लगाता है, बरसात हो रही है। अरे बरसात 365 दिन थोड़ा होती है इस देश में। और जो ये गोरख धंधा भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो शिक्षकों ने चला रखा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में। स्कूल में जाएंगे नहीं, या वहां जाएंगे तो कैंडी क्रश खेलते पाए जाएंगे। पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट नहीं, शाम को ट्यूशन जरूर लेंगे कि मेरे पास आ जाओ, ट्यूशन पढ़ाऊंगा, स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। पर यह गले की हड्डी बन गया है सरकार के लिए, क्योंकि शिक्षक आंदोलित हैं और वो अपने आप में एक पॉलिटिकल फोर्स भी है, राजनीतिक ताकत है उनके पास। तो जहां बीजेपी फ्रंट फुट पर हर मुद्दे पर खेलती दिखाई दे रही थी पिछले कुछ सालों से, उत्तर प्रदेश में वो रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। वो भोले बाबा सूरजपाल का मामला हो, वो बाढ़ का मामला हो, वो ये आंदोलित शिक्षकों का मामला हो, और अब छोटी खबर भी, खबर कोई छोटी नहीं होती, लेकिन एक सड़क दुर्घटना भी हुई। बिना परमिट के एक्सप्रेसवे पर बस दौड़ रही थी, किसके नाम थी, किसान का नाम बताया जा रहा है। यह सब गोरख धंधा चलता रहता है। और उस बस के कैसे परखच्चे उड़े, वो आपके सामने, अखबारों में भी वो तस्वीर सामने आई थी। यह भी जी का जंजाल बन गई है सरकार के लिए। यानी कि सरकार कंट्रोल में नहीं दिख रही है, लेकिन असल कंट्रोल तो राजनीतिक कंट्रोल होता है, और वो भी बीजेपी के हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है क्या? 1 महीना 1 हफ्ता हो गया है एग्जैक्ट, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, और बीजेपी जो 62 सीटें जीती थी 2019 में, वो 33 पर सिमटती ही दिखाई दी। 29 सीटों का नुकसान। और यह एक बड़ी वजह रही कि अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर देखें, तो बीजेपी जो 240 सीटों पर ही अटक गई, 32 सीटें कम रह गई बहुमत से, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। ये एनडीए 3.0 है, ये मोदी 3.0 नहीं है। सरकार कोशिश कर रहे हैं वो ये दिखाने की, वी आर इन कंट्रोल, सारे मंत्रालय हमारे पास, स्पीकर भी हमने अपने मन मुताबिक ही चुना। लेकिन बैसाखियों की जरूरत है, और ये बैसाखी कब फिसल जाएं, कब अटका दें, लटका दें, झटका दे दें। मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं। यह अभी आने वाला भविष्य इसकी गवाही देने वाला है। लेकिन अब भीतर घात के कई मामले सामने आते दिखाई दे रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प वोटर लिस्ट का मामला है। मेरे सहयोगियों ने भी तहकीकात की है, वो कई जगह गए उत्तर प्रदेश में, और वहां बीजेपी के कार्यकर्ता, वहां के पार्षद ये कहते पाए गए कि भाई वोटर लिस्ट से बीजेपी के लोगों के नाम कटे हुए थे।
और सीधे मुंह तो वो नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो है वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर उसने ये नाम काटे हैं कुछ जगहों पर। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा ताकतवर, कंट्रोल में सूबे को रखने वाला व्यक्ति बीएलओ की मजाल वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम काट दे, साजिशन। या इस दरअसल दावों में, इन आरोपों में बहुत सारी परतें हैं और बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। पहले सन्नाटा, अब ये तूफान उभरता दिखाई दे रहा है क्या? इसमें उपचुनाव भी जुड़ जाएगा। आज 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये उपचुनाव दिलचस्प क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो विधायक थे अब वो सांसद हो गए हैं एनडीए के। इनमें बहुतायत बीजेपी की है। गाजियाबाद, बीजेपी के एमएलए अतुल गर्ग अब सांसद बन गए हैं। खैर, अनूप प्रधान यहां से जो विधायक थे अब वो सांसद बन गए हैं। मीरापुर के विधायक आरएलडी से अब वो सांसद बन गए हैं। मैं चंदन चौहान की बात कर रहा हूं। फूलपुर, प्रवीण पटेल जो विधायक थे अब सांसद बन गए हैं। और विनोद कुमार बिंद मझुआ के विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। अब ये वापस जीत पाते हैं या नहीं? इनकी जगह जो उम्मीदवार विधायकी के लिए खड़ा हुआ है, क्या वो जीत पाएगा? ये भी अपने आप में एक कसौटी पर कसा जा रहा है क्या? और निगाहें क्या योगी आदित्यनाथ पर है? सिर्फ टव्वल तो बहुत हुई, संगीत सोम बनाम संजीव बाल्यान, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, उनके अपने दुखड़े हैं। अनुप्रिया पटेल की अपनी कहानी है। तो छितरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या एनडीए का कुनबा? और इसमें योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये सवाल अभी भी जस का तस मुंह बाए खड़ा है क्या? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आक्रोश बेहिसाब है। यूपी का मौसम बड़ा खराब है और बीजेपी में कितना घमासान। सन्नाटे के बाद तूफान। चर्चा में मेरे साथ आज सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने सालों से, दशकों से उत्तर प्रदेश को ट्रैक किया है। राष्ट्रीय राजनीति को तो किया ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुट भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा रहता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो सबसे युवा चेहरा आज के पैनल में मनोज राजन त्रिपाठी, सबसे तजुर्बेकार अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। अब विजय त्रिवेदी को मैं युवा कहूं कि वरिष्ठ कहूं, मैं थोड़ा सा असमंजस में हूं, ये दूर कर सकते हैं। विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में शीतल प्रसाद सिंह और विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो आक्रोश बेहिसाब है। उत्तर प्रदेश का मौसम खराब है और मैं सियासी मौसम, सामाजिक मौसम, राजनीतिक मौसम की बात कर रहा हूं। विनोद, मौसम तो वाकई खराब है। मौसम 4 जून से ही खराब होना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश का। 4 जून को जो आंधी आई उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो अनपेक्षित था। अभय दुबे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कई बार हम लोग चर्चा में कहते थे तो वो एक शब्द जरूर कहते थे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ अनपेक्षित घटित होने वाला है। तो अनपेक्षित जो घटित हुआ वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। शीतल भाई जरूर कहते थे हम लोगों से कि बीजेपी बहुत संकट में है और 40 सीटें अगर जीत जाए तो बड़ी बात है। हम लोग नहीं मानते थे। हमें लगता था कि बीजेपी कितना भी कम होगी, 50 सीट तक तो रहेगी, 50-55 सीट तक, लेकिन 33 सीट पे आ जाना। अब वो तो हो गई बात। अब समस्या ये आ गई है कि ये अभी तक ये जो हार हुई है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, इससे बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है संभल नहीं पा रही है। नहीं, राजनीतिक पहलू पर जाने से पहले जो दरअसल सामान्य खबरें होनी चाहिए थी,
जिनको कोई भी एक सक्षम, ताकतवर, काबिल नेतृत्व, और ये सारे शब्द योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ते हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हर जगह रायता फैला हुआ है। ये बाबा, भोले बाबा, ये सूरजपाल, ये गले की हड्डी बना हुआ है। शिक्षकों का बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस, ये मसला भी सुलझ नहीं रहा है और ज्यादा उलझता जा रहा है। और बाढ़ अलग अयोध्या की बात हो, बाढ़ की बात हो, एक साथ वो सर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे हैं। क्या देखिए 4 जून के बाद के नतीजों का भी क्या असर इन बहुत ही सामान्य प्रशासनिक फैसलों में भी दिख रहा है क्या? नहीं, वो हमेशा ऐसा होता है कि जब राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसका दबदबा जब कमजोर होता है तो जो नौकरशाही है उस पर भी उसका असर पड़ता है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में खास करके हाथरस की घटना हुई है, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी, इसको कहेंगे आपराधिक लापरवाही, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि इतने ही बड़े जमावड़े को लेकर जिस तरह हल्के ढंग से वहां के डीएम, एसएसपी और स्थानीय प्रशासन ने लिया, तो ये इस बात का संकेत है कि जो दबदबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं उसमें बुलडोजर बाबा के नाम से भी बीच में वायरल हुए थे। बिल्कुल कि भाई जो गैर कानूनी गतिविधियां करेगा, कोई माफिया बनने की कोशिश करेगा, कुछ कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, तो सब ध्वस्त कर दिया जाएगा, ढहा दिया जाएगा। देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में औरैया में एक गरीब महिला के घर में बुलडोजर चला दिया गया था, याद होगा घटना, जिसपे और बेचारी उसका घर, और आज वो बाबा जो है वो पुलिस उनको पहुंच नहीं पा रही उन तक। अब बुलडोजर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, यानी उनका नाम तक एफआईआर में नहीं है। तो ये क्या बताता है? ये कहीं नहीं कि बताता है सरकार का जो इकबाल है, जिस इकबाल का हमेशा दम भरती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ योगी जी और मोदी जी के डबल इंजन सरकार है, वो इकबाल कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है इन चुनाव नतीजों के बाद से। और अब वो अब जैसे एक्सप्रेस वे की घटना है, एक्सप्रेस वे पे मान लीजिए सुबह तड़के घटना हुई, एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, कोई हो जाता है, हो जाता है, उसके लिए सीधे से मुख्यमंत्री का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो अखिलेश यादव ने जैसे ट्वीट किया, अब उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए कि एक्सप्रेस वे पे हेल्पलाइन कहाँ है, और सर जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्पीड का उसका मसला है, ये सारी चीज़ें इनका पालन क्यों नहीं हुआ, आखिर 18 लोग मरे। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका चुस्त दुरुस्त है तो चीज़ें, वो पैरामीटर्स जो है वो पालन हो, यही हाथरस में हुआ। अब बाढ़ की स्थिति आप देखिए, 12 जिलों के कितने 600 से ज्यादा गांव आपने बताया, बिल्कुल 633, 8 लाख लोग प्रभावित हैं, 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और बाढ़ एक ऐसी चीज है कि इस मौसम में बाढ़ आती ही है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो उसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं थी कि लोगों को जो है अगर रेस्क्यू करना है, बचाना है, या जहां जहां सहायता पहुंचानी है, ये सब चीजें तो पहले से तैयारी हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी मान लीजिए आप देख रहे हो, हेलीकॉप्टर सर्वे कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वही है कि प्रशासन की तैयारियां क्या थी, ये सारे प्रश्न जो है ये हमेशा गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। और गवर्नेंस जो आपने एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, गवर्नेंस शब्द जो इस्तेमाल किया, देखिए कुशल प्रशासक की एक छवि थी जी योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, पर ये सारे सवाल प्रशासन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो बाबा का मामला हो, वो शिक्षकों की अटेंडेंस का मामला हो, वो बाढ़ के कंट्रोल करने की बात हो, या बस कैसे चल रही है, किसके नाम पर परमिट दिए जा रहे हैं, ये प्रशासन से जुड़े सवाल हैं। बिल्कुल। समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दो फाड़ चला आ रहा है जिसका इलाज बीजेपी नहीं कर पाई है। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। अभी बीएल संतोष की एक मीटिंग हुई जिसमें इस सबको सबसाइड करने की कोशिश हुई। वहाँ एक पूरी धारणा बनी हुई है कि जो मुख्यमंत्री हैं इनको हटाया जाना है। ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, 2 तारीख को 121 लोगों की मौत होती है, अगले दिन 10 से 11 के बीच में वो दिल्ली आते हैं। और ये मैंने सवाल पूछा था शीतल कि कौन है भाई बीएल संतोष, होंगे कितने बड़े नेता बीजेपी के, क्या वो मंत्री हैं जी, चाहे उत्तर प्रदेश में और चाहे केंद्र सरकार में जी। तो ब्रजेश पाठक उनको क्या रिपोर्ट देते घूम रहे थे, उसके बाद गए हैं वो हाथरस। अरे वो लगातार ये परिस्थिति बनी हुई है कि दोनों मुख्यमंत्री वहाँ की कैबिनेट मीटिंगों में नहीं हैं और वो दिल्ली ज्यादातर आ रहे हैं। तो रस्साकशी हो रही है, तनातनी चल रही है। ये मैसेज पूरा नीचे तक गया हुआ है, प्रशासन एकदम कोलैप्स किया हुआ है। आप समझ नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में नीचे कितनी बुरी हालत है। तो आप जो समस्याएं गिना रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड समस्याएं हैं। एक आकंठ भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था प्रशासनिक स्तर पर, तहसीलों का और थानों का, जितना इस समय है। सिर्फ आप कुछ मुसलमान अपराधियों को या किसी मुसलमान राजनेता को
तबाह कर दें, इससे हो सकता है कि राजनीतिक फायदे आपको मिल रहे हों और मिलते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा प्रशासन चलाने की गारंटी नहीं है। ये प्रशासनिक मामलों में त्वरित फैसले करने की काबिलियत की भी गारंटी नहीं है। और ये ताकत थी योगी आदित्यनाथ की। जी, अब योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर उनका केंद्रीय नेतृत्व साफ साफ चीजें स्पष्ट नहीं करता और इस तरह की एक तलवार लटकाए रहता है कि वो गोरखपुर में 4 दिन पड़े रहें, वहाँ संघ के सरसंघ चालक पड़े रहें और दोनों ग्रुप से खबरें छपवाई जाएं, एक ग्रुप कहे कि आज मुलाकात होनी है, दूसरा कहे कि नहीं, मुलाकात का कोई शेड्यूल ही नहीं कहा है। जाता है गाड़ी में वो बैठे थे, आधे घंटे बाद फिर यहाँ हुई, कोई कहे फोन से हुआ, फिर उसके बाद प्रेस नोट आए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब जो हो रहा है ये मजाक बन गया है। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी लोकसभा सीटें, जो दरअसल नई प्रयोगशाला बन गया था बीजेपी के लिए। जी, ये प्रयोगशाला ध्वस्त है इस समय। लेकिन अब समस्या यह है कि ऐसा डर भी पैदा करने में लोग सफल हैं कि जो जिलों के बेचारे पत्रकार वगैरह हैं, बहुत सारे जेलों वगैरह में डाल दिए गए, तो बहुत सारी खबरें दबी रह जाती हैं, बहुत मुश्किल से बाहर आती हैं। वरना बहुत प्रशासनिक कोलैप्स है। मतलब भ्रष्टाचार का तो मैं क्या बताऊं, जो बुरा हाल है कि किसी भी काम पर आपको जिस पे 100, 200, 300 में होता था, अब हजारों में है हर चीज, और हर काम में आपको पैसे देने ही देने, कहीं कोई सुनने वाला मतलब नहीं। जो हमारा पहला सवाल था मनोज राजन की आक्रोश बेहिसाब है, यूपी का मौसम खराब है, और दरअसल खराब क्या सियासी खींचतान के चलते है। और जो मैंने जिक्र भी किया, अब 1 महीने 1 हफ्ते बाद जो खबरें आ रही हैं कि भाई 33 सीटों पर बीजेपी कैसे सिमट गई। उत्तर प्रदेश में 2 धुरंधरों, 2 बड़े चेहरे वहां से होने के बावजूद तो खबर क्या आती है। और ये जौनपुर, बांदा, कई जगह हमारे सहयोगी गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। जी, बीएलओ समाजवादी पार्टी के इशारे पर बीजेपी के लोगों के नाम काट दिए। मतलब बीएलओ सत्ताधारी दल बीजेपी जैसे ताकतवर संगठन के लोगों के नाम काट देगा, इतनी मजाल। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेपाल की नदियों से हर बार डैम खोले जाते हैं और ये जितना पूर्वांचल का हिस्सा है, रुपईडीहा से लेके नेपाल बॉर्डर से लेके पूरा ये बिहार तक पानी जाता है। हर बार ये बाढ़ आती है और हर बार का ये रोना है कि पहले क्यों काम नहीं किया गया। और इस सरकार, जो कि बहुत सख्त सरकार थी चुनाव से पहले तक, लेकिन इस बार वो भी इसकी तैयारी नहीं कर पाई। दूसरी बात हो गई कि सड़कें धंस रही हैं, बिल्कुल धंस रही हैं, पूरी तरीके से टूट रही हैं। अयोध्या में भी हुआ, बाकी शहरों में हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे वो कितना भी ढीलापन प्रशासन में आ गया हो, लेकिन मैं 2 घटनाओं को प्रमुख तौर पर लेता हूं। एक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की पर एक तरफा प्यार के चलते एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया। यह कानून व्यवस्था की सीधी बात है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक लड़का अपने दबंगों के साथ लखनऊ के एक मकान में घुसता है और वहां पर पढ़ने वाली लड़की को तमाचों मारता है, गालियां देता है और हत्या तक करने की धमकी देता है। गिरफ्तार हो गया है, पकड़ गया है, दैट्स ओके। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा किसी चेन स्नेचिंग, किसी लड़की से छेड़छाड़, किसी घर में घुस के लड़की के संग दबंगई। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बेहतर फार्मूला ये होता है जहां पे लड़कियां खुलकर कितनी भी रात में निकल सके, लाइक मुंबई, वहां पे ऐसा देखा जाता है। तो वो जो सख्ती थी वो कहां चली गई? क्या वास्तव में राजनीति को संभालते संभालते ये सख्ती कहीं सो गई है क्या? दूसरी बात, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, लगातार पाला खुला हुआ है। ऑन एन एवरेज महीने में 10 से 12 दिन दोनों दिल्ली ही रहते हैं। एक जगह मुख्यमंत्री चला गया तो एक जो डेकोरम है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री गया, बात खत्म, वो वहां जाके निर्देश दिया है, लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम भी वहां जाता है। ये एक मैसेज है कि सिर्फ आप ही नहीं, सत्ता का एक दूसरा केंद्र भी चल रहा है और यह केंद्र लगातार चल रहा है। यही वजह है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी बाबा का नाम एफआईआर में नहीं आएगा। सिर्फ आपकी और मेरी ठेकेदारी है कि हम कहें कि बाबा फरार। अब जब भगोड़ा ही घोषित नहीं है तो फरार किस चीज की बात है?
ये तो मेरा आपका ठेका है कि बाबा को पाखंडी भी कहें और बाबा को हत्यारा भी कहें, लेकिन सरकार तो नहीं मानती, एसआईटी भी नहीं मानती, पुलिस की जांच भी नहीं मानती। तो चौतरफा घिरे हुए, ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, मुद्दों की भाड़। पंचायत के चुनाव में 728 शिक्षक मारे गए थे जब कोरोना फैला हुआ था। तब चुनाव नहीं कराए गए थे जब चुनाव होने थे, लेकिन बाद में चुनाव कराए गए। 750 लोग टीचर मार दिए गए और कोई चू तक नहीं बोला। जबकि भामस ने, भारतीय मजदूर संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संघ है, उसने ऊपर तक शिकायत की थी। लेकिन अब टीचरों की यह हिम्मत हो गई है कि वो सड़क पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। और तो ये राजनीतिक द्वंद्व जो चल रहा है, राजनीतिक खींचतान के चलते सीधा असर प्रशासन पर भी आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो किसी का दबाव नहीं मानते, वो अब सबके दबाव में है। ये मेरा कहने का अर्थ है। अब विजय, आपने इतने साल बीजेपी को ट्रैक किया है, आरएसएस को ट्रैक किया है। हमारे सहयोगियों ने जब बीजेपी कार्यकर्ताओं, उसमें पार्षद स्तर के लोग भी थे, उनसे बात की, और मैं जगह भी बता रहा हूं, जौनपुर, बांदा, ऐसी जगहों पर मेरे सहयोगी गए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं जी बीएलओ ने हमारे नाम ही काट दिए समाजवादी पार्टी के इशारे पर। ये मतलब पचता है, हजम होता है ये। संदीप जी, एक तो क्या है कि 15-20 दिन, महीने बाद लंदन से लौटे तो हिंदुस्तान का मौसम वैसे ही ज्यादा खराब लगता है। लेकिन मैं अभी 1 घंटे पहले अयोध्या से लौटा। वाह। अभी जी 1 घंटे पहले ही लौटा हूं अयोध्या से। 2 दिन से अयोध्या था, और मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो बात चल रही है कि सरकार जो है इकबाल से चलती है, हनक से चलती है, वो हनक जो है वो कमजोर हो रही है। और मुझे लग रहा है जो ये शिक्षकों का प्रदर्शन है, ये भी हनक कमजोर होने का तरीका है। जो बीएलओ की बात हो रही है, बीएलओ की बात तो वैसे हजम नहीं होती। मैं तो उस पर उल्टा सवाल पूछता हूँ कि भाई, आप तो कह रहे थे, संदीप जी के सारे दोस्त हैं जो कहते थे कि वो पन्ना प्रमुख भी है, चाणक्य भी है, रणनीति भी बनाते हैं, हर पेज का हिसाब है। हाँ, तो हर पेज का हिसाब पहले नहीं पता था। वो तो पहले नाम नहीं आप पता जब था पहले पन्ना आ प्रमुख जाते क्या हैं। कर रहे थे। बीजेपी के ये पन्ना प्रमुख कहां तो चले वोटिंग गए से थे, उनके पहले- पास तो पूरी लिस्ट होनी वोटिंग चाहिए थी, हल्ला काट देना चाहिए था वोटिंग से- चुनाव से पहले। जी, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ अयोध्या में, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात, एक तो अयोध्या की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, और दूसरी एक चिंताजनक बात जो मुझे लगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नजर से, कि वहां पर जो फुटफॉल है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर, वो बहुत कम हुआ है अचानक। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ नहीं आ रही, लेकिन जो पहले 4-5 लाख हो रहा था, 3 लाख हो रहा था, वो बहुत कम हो गया अचानक। एक ये भी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। दूसरा, पार्टी के ज्यादातर लोगों ने कहा कि 2 सेंटर हो गए साफ। अब जैसे शीतल जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए एक लड़ाई हो रही है, एक मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ाई हो रही है, और उसका नतीजा ये सारी सरकार के कामकाज पर दिखाई दे रहा है। योगी जी का यूएसपी क्या? योगी जी का यूएसपी तो केवल लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, यही सब था ना, और वो ही लगातार कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इन दो चीजों में फर्क हो जाता है विजय जी। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं। और अभी पिछले हफ्ते संतोष साहब ने वहां मुलाकात की, मीटिंग की, बड़ी मीटिंग की, लेकिन उसमें कुल मिलाकर लीपापोती हुई है, क्योंकि किस पर जिम्मेदारी डालेंगे। और फिर फाइनल ये कहा गया कि नहीं, हम लोगों ने, मतलब जो लास्ट वर्ड है उस मीटिंग का वो है कि हम लोगों ने अच्छा किया, इसलिए कोई बहुत डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। जो चुनाव तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि आप किस पर जिम्मेदारी डालेंगे। जब आप ये तय कर देंगे कि चुनाव बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, तो फिर तो किसी की जिम्मेदारी तय करनी नहीं। पड़ेगी। ये जिम्मेदारी, आप सोचिए, उत्तर ये प्रदेश में किसी की जिम्मेदारी की जिम्मेदारी ये जो जिम्मेदारी गले की हड्डी बना हुआ है, क्या परसों इसमें एक और अध्याय जुड़ेगा। 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो विधायक थे, 4 तो बीजेपी के ही थे, 1 आरएलडी के, अब वो सांसद बन गए हैं। अभी एक मित्र ने कहा अयोध्या में इसी पर बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जो बाई इलेक्शन है वो तो सरकार जीतती है, तो बोले आप ये चुनावों से पहले ही हमारे गले पे फांसी डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी इस पर घबराए हुए, मतलब परेशान है, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। और अयोध्या की हार पर मैंने पूछा कि भाई अयोध्या में हार कैसे हो गई, तो उन्होंने कहा कि
देखिए, इससे पहले दो, शीतल जी या मनोज जी बता सकते हैं, 2 उपचुनाव हुए थे वहां पर उस इलाके में, और दोनों भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो वो मैसेज भी पार्टी ने नहीं समझा था, जबकि पार्टी के कार्यकर्ता या जो भी स्थानीय नेता होंगे उन्होंने उस बात का जिक्र किया था वहां पर। और अयोध्या के लोग काफी परेशान थे इस पूरे जो सारा पिछले 6 महीने से, जनवरी से अभी तक जो कार्यक्रम चला, उससे अयोध्या का लोकल नहीं आदमी नहीं, बहुत इसमें परेशान है। वही सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं मिल रहा ना। किन लोगों ने अनसुनी की? ये आवाजें जो जमीन से उठकर आ रही थी, वो योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी या केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग थे, जो चाणक्य थे, जो आरएसएस का कब्जा था, या जो पन्ना प्रमुख लोग थे? वो जिम्मेदारी कहां तय हो रही है? वही मैं कह रहा हूं संदीप साहब, अभी तो ये जिम्मेदारी तय होनी है कि किसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अभी लड़ाई केवल इस बात पर हो रही है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर तय की जाए। बहुत गंभीर मसला, मैं सही बता रहा हूं आपको कि मैं बिल्कुल ऐसे ताजा ताजा जाकर ही आया हूं, और अभी अयोध्या पूरा उतरा भी नहीं है उत्तर प्रदेश। तो वो मुझे लग रहा है कि वहां पर बहुत सारा घमासान जो आपने शब्द काम में लिया है, और आपने लिखा सन्नाटे के बाद तूफान है, मुझे लग रहा है ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। तूफान से पहले का सन्नाटा है। अबे दुबे, ये राजनीतिक किस तरह का परिदृश्य उभर रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने बताया कि 1 महीना 1 हफ्ता हो गया है 4 जून के बाद से। तो 4 जून के बाद से मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा और समझ में नहीं आया कि केंद्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक भी घटना, एक भी कदम, एक भी घोषणा, कुछ भी ऐसा हुआ हो जो सकारात्मक हो, राहत देने वाला हो उनके लिए। बहुत बुरी हालत है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक हालत बहुत बुरी है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके पक्ष में जा रहा हो। मुझे लगता है चुनाव के बाद कोई सर्वे कराता नहीं है। अगर सर्वे कराया जाए तो आप पाएंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बढ़ी है और विपक्ष की छवि पहले से बेहतर हुई है। सर्वे में निकल के आएगा, ये मैं पहले से बता रहा हूं। चाहे थोड़ा ही फर्क हो, लेकिन जरूर फर्क समझ में आएगा। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश में 2017 में आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद से लगातार मेरी अपनी रीडिंग ये रही है कि आदित्यनाथ जी का जो प्रशासन है, वो उसमें सत्ता की सारी बागडोर कभी भी उनके हाथ में नहीं रही। उनका कितना भी मजबूत और बुलडोजर बाबा वाली छवि निकल के आई हो, कुछ भी उन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया हो अपराधियों के खिलाफ, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बहुकेंद्रीय है और उसका एक केंद्र आरएसएस के पास, आरएसएस द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के पास रहता है, एक केंद्र निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्रियों के पास केंद्र रहता है, और पीएमओ में भी एक केंद्र रहता है, अमित शाह के पास भी एक केंद्र रहता है। बहुत सारे केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में सत्ता के। चूंकि चुनावी नतीजे अनुकूल आते रहे, इसलिए इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई और बात को ठीक से सुना नहीं गया। नहीं, मौजूदा जो सूरत हाल है अबे दुबे, क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे? 2027 तक कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी? इस पर क्या अभी सवालिया निशान बीच में जो लगने थे वो अभी भी बरकरार हैं क्या? नहीं, मेरा दिमाग तो बिल्कुल, मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ फाइल तैयार की जा रही है। चाहे भूपेंद्र चौधरी वाली जांच पड़ताल हो, कुछ भी हो, उनके खिलाफ फाइल तैयार की जा रही है, फाइल रखी रहेगी। उनको हटाने के लिए आकलन हो रहा है, कब हटाना उचित होगा, कब हटाना उचित नहीं होगा, हटाने से ज्यादा नुकसान होगा कि रखे रहने से ज्यादा नुकसान होगा। अगर आकलन ये गया इनको हटाने से नुकसान कम होगा, तो उसी फाइल के सहारे, उसी फाइल के तर्कों के आधार पर उनको हटा दिया जाएगा। और मैं ये भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव से काफी पहले अगर हटाया जाएगा तो अभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में ही इनको हटा दिया जाएगा। अगर ये ज्यादा दिनों तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा गया और चुनाव के और ज्यादा नजदीक ये पहुंचते गए विधानसभा चुनाव के, तो हटाना और उत्तरोत्तर आला कमान के आ जाएगा। अब वो वैसी स्थिति नहीं। अब कोई बात करता है मोदी योगी की जोड़ी की? कोई बात नहीं करता। एक तरह से ये सारी की बातें खत्म हो गई। जैसे नरेंद्र मोदी के मुंह से अमृतकाल शब्द नहीं निकलता, इसी तरह भाजपा के समर्थकों के मुंह से मोदी योगी जोड़ी भी नहीं निकलती। अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये बिल्कुल माहौल पूरी तरीके से बदल गया। ज्यादा महीने नहीं बीते हैं इस बात को विनोद अग्निहोत्री कि मोदी के बाद योगी बिल्कुल केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा था। तो ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है या बहने लगी? नहीं, उल्टी गंगा तो बहुत दिनों से बह रही है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग ये कहता था कि मोदी के बाद योगी, लेकिन जो केंद्र में बैठे हुए सत्ता के लोग हैं
भाई योगी जी को अपना डीजी जो है मुकम्मल डीजीपी लगाने में पसीना आ गया। हाँ, चीफ सेक्रेटरी को 5 एक्सटेंशन दिए गए, अब जाके वो अपना एक मुकम्मल चीफ सेक्रेटरी लगा पाए मनोज कुमार सिंह को। हाँ। तो किसी मुख्यमंत्री को अगर आप डीजी और चीफ सेक्रेटरी भी लगाने की वो नहीं होगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री कैसे सरकार चलाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, जो सबसे काबिल सज्जन भेजे गए थे केंद्र से और जो इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, मैं विजय भाई अयोध्या से आए, मैं 2 दिन पहले मथुरा से लौटा हूं। इतना बुरा हाल है बिजली का, शीतल भाई बता सकते हैं। जो बिजली मतलब 3-3, 4-4 बार जो है लगातार शटडाउन और घंटे, मतलब इसी उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में योगी जी की बिजली की स्थिति ज्यादा अच्छी थी जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे। आज बिजली की स्थिति नोएडा से लेकर कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी शहर में चले जाइए बहुत खराब हो गई। तो ये सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, यही तो पैरामीटर थे जिन पर किसी सरकार की सफलता मानी जाती है। सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, पानी का हाल आप बाढ़ में देख ही रहे हैं, और बिजली का हाल में बता ही रहा हूं, और कानून व्यवस्था के बारे में मनोज राजन ने बता ही दिया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? उत्तर प्रदेश तो बहुत राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है शीतल। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कुल्हाड़ी क्या कहें, इन्होंने तो आरा मशीन लगा ली है, पूरा पैर काट लिया है इन्होंने। अब इसको बैसाखियों से खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर ये ऑपरेशन तुरंत करेंगे तो शायद कोई संभावना बचे। जितना विलंब होगा उतना इनके लिए बहुत समस्या बढ़ती चली जाने वाली है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि योगी जी के पास एक समर्थक वर्ग उत्तर प्रदेश में उनके सजातीय लोगों का बहुत प्रचंड रूप से, नहीं, बहुत से लोग ये मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा फैक्टर यूपी में दरअसल योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में जो 32-33 सीटें बची हैं उसमें योगी आदित्यनाथ का अस्तित्व होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और अपने आसपास वाली वो बचा भी ले गए। लेकिन बाकी तो मामला जब गिर रहा था, एकदम सीधे जमीन पे जा रहा था, और वो मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर था। चुनाव तो मोदी जी के लिए लड़ा जा रहा था। आधे चुनाव में मोदी जी ने ये शुरू किया कि योगी जी को सम्मान देना शुरू किया। उसके पहले तो सब यही मान के चल रहे थे कि बस चुनाव तक है, और ये चर्चा खुद भाजपा के कार्यकर्ता उनके संपर्क में आने वाले मीडिया में खुद ही बांट रहे थे, और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। तो इसको उन्हें निदान करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में कोई पार्टी उस हाल में नहीं जा सकती जो वो चाहती है। नहीं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मनोज कि जो अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, डबल इंजन सरकार जो चल रही थी, और योगी मोदी की कदम ताल, वो तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद है और केंद्र में भी फायदेमंद है। तो ये कदम ताल की जगह एक केंद्र बनाम राज्य सरकार में एक द्वंद्व की तस्वीर क्यों आ रही है? या ये ख्याली पुलाव हम यहां बैठे पका रहे हैं? नहीं संदीप, बिल्कुल आप ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं रख पाए, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही इस तरफ आ जाइए तो करीबन 150 से 200 विधायक ऐसे हैं जो धरने पर बैठ चुके हैं, अपनी ही कमिश्नरी में बैठ चुके हैं, विधानसभा में बैठ चुके हैं, अलग अलग डीएम के खिलाफ शिकायतें कर चुके हैं। अब तो बांदा से लेके और संगीत सोम तक की शिकायतें तो खुलकर सामने आ रही, वो तो एक अलग मसला आ रहा है। ऐसे ही अजय मिश्र टेनी को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनके बेटे को आखिरकार गिरफ्तार करवा ही दिया। यह द्वंद्व लगातार बड़े लंबे समय से चल रहा है। यही वजह है कि मोदी जी को कंधे पे हाथ रख के योगी के साथ फोटो खिंचानी पड़ी। एक मसला आपको और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 12 ऐसी सीटें थी जिन पर खुद योगी जी ने कहा था कि इनको 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 ये टिकट चाहिए, और बाकायदा सारी बैठकों में शामिल थे। पंचायत के चुनाव की शिकायत की, पंचायत के चुनाव जो 1500-1600 सीटों पे होता है, उसकी जाकर खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जाकर उन्होंने शिकायत की थी कि संगठन ने मुझे विश्वास में नहीं लिया। एक महत्वपूर्ण टिकट है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा टिकट है, जो टिकट नहीं हुआ अंततः, उसको टिकट देने की पैरवी, पश्चिम की तरफ का टिकट है, उसको देने की पैरवी खुद योगी जी ने की। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि गाजियाबाद की बात कर रहे हैं आप। अमित शाह कर चुके थे कि ये जनरल वीके सिंह गाजियाबाद की टिकट की बात कर रहे हैं आप। उसकी मैं फिर भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। उसमें एक लड़की के उत्पीड़न की बात है, उसमें एक लड़की के उत्पीड़न की बात है, लंबी फाइल बनी हुई है, और वो लड़की और वो उसके साथ देने वाला जो पुरुष है, वो दोनों उत्तर प्रदेश के एक जेल में बंद हैं। अब आप केवल ये समझ लीजिए कि क्या मसला चल रहा है यूपी से लेकर और दिल्ली के बीच में, कि एक आदमी किसी को
तो प्रश्न इसी देने बात के को लिए थोड़ा और उसके खिलाफ आवाज आगे उठाने को जेल विजय में बंद विजय कर रहा है। अगर आप इसी बात को और आगे बढ़ाएं, देखिए भविष्य की राजनीति की ओर अगर हम निगाह डालें, मोदी के बाद सबसे करिश्माई, सबसे ज्यादा इन डिमांड कोई नेता है बीजेपी का। कहीं भी विधानसभा चुनाव हो, वो पूरब में हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पश्चिम में हो, सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रहती है। और यहां पर अगर ये इस तरह का एक क्लेश उभरता दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में बीजेपी की क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा जवाब भी है, समझे, जिस तरह से आपने बात की। और एक बात और है कि योगी आदित्यनाथ, जो भी उत्तर प्रदेश की स्थिति हो, आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत नेता आज की तारीख में भी योगी आदित्यनाथ। ये भी एक बड़ी टसल की वजह है, क्योंकि उनकी ताकत को उस तरह से कम करने की जो कोशिश की गई वो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। और जो चुनाव जीते हैं 33 सीटें, उसमें भी बड़ा योगदान योगी जी का है, चाहे उनकी तरफ से टिकटों का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। आज जिस तरह से सारी चर्चा चल रही है, उसमें एक और बात समझ आती है कि अखिलेश जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनके क्रेडिट को मैं चुराना नहीं चाहता कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नतीजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आए। वहां पर कार्यकर्ता जो है वो निकला नहीं। और उसने, शायद आपसे पहले भी चर्चा हुई थी चुनाव के दौरान भी, मैंने कहा कि वहां लोग कह रहे थे कि भाई नेता आपने तय किया है, कैंडिडेट आपने तय किया है, सभा आपने तय की है, तो जिता भी आप ही लेना। तो फिर हमसे क्या तो पूछ वो रहे हो? एक बड़ी वजह मतलब रही। समन्वय की कमी, कहीं ना कहीं Coordination। अहंकार का जिक्र तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी किया था। पर अभय दुबे, उत्तर प्रदेश क्या कहानी कह रहा है? कंक्लूडिंग कमेंट अगर आपसे लूं, ये जो घमासान है और सन्नाटे से पहले का, सन्नाटे के बाद का तूफान है, या तूफान से पहले का सन्नाटा है? कहानी किधर जा रही है? छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए, अभी विजय भाई ने जो कहा था मैं उससे सहमत हूं। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, अभी और भी बहुत गड़बड़ियां होंगी वहां पर। पहले मेरे जैसा व्यक्ति मानता था कि उत्तर प्रदेश हिंदू राजनीतिक एकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो पिछले 10 साल में धीरे धीरे करके वहां बनी है 50 से 55% के बीच की हिंदू राजनीतिक एकता। आज उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश एक गड्ढा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, और उसे पता नहीं है कि इस गड्ढे से रैंक के रस्सी के जरिए किस तरीके से इस गड्ढे से निकलना है। और इसकी मुख्य जिम्मेदारी आला कमान की है, अमित शाह की है, केंद्र की है। इसमें योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति खेली उसमें वो अपने विपक्षियों के ऊपर कामयाब नहीं हो पाए, तो नाकामी की जिम्मेदारी उन्हीं पर जाएगी। लेकिन मुख्य तौर पर जिम्मेदारी उनके हाथ में है जिनके हाथ में दरअसल लोकसभा चुनाव की बागडोर थी। तो उत्तर प्रदेश बहुत ही दिलचस्प एक चौराहे पर खड़ा है, मुहाना नहीं कहूँगा, कोई दोराहा भी नहीं है। किस तरफ जा रही है राजनीति, और आने वाली देश की राजनीति पर भी इसकी छाप क्या साफ सुनाई देगी, वो गूंज सुनाई देगी क्या?